नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक अरहुल जो कक्षा 8 के लिए है। पाठ्य पुस्तक अरहुल जो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के लिए अरहुल पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 5 या पाठ नंबर 5 नए उभरते सितारे नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इसको 2-3 बार देखें और इसको समझें। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको नए उभरते सितारे के बारे में बताया गया है। नए उभरते सितारे से क्या मतलब होता है उसको जान लेते हैं पहले हम लोग। इसके बाद फिर इसकी थोड़ी सी भूमिका जानेंगे, फिर एक एक पैराग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नए उभरते सितारे शब्द का अर्थ क्या होता है। नए उभरते सितारे शब्द का क्या अर्थ होता है। नए माने होता है नया, उभरते माने होता आगे आना। उभरना मीन्स आगे आना। सितारे माने बहुत अच्छे, बहुमूल्य, चमकते हुए तारों की भांति नए उभरते सितारे। तो यह पाठ आपको खेल जगत से संबंधित है। इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न खिलाड़ियों के जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है और इस पाठ के माध्यम से खेल के क्या क्या लाभ होते हैं उससे संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इस पाठ में खेल के साथ साथ मनोरंजन तो होता ही है। इससे मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और आध्यात्मिक विकास होता है। इस प्रकार से खेल हमको खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मनोरंजन भी होता है। इसलिए हमें पूरे दिन में कम से कम 1 घंटे टाइम निकाल कर खेल लेना बहुत ज़रूरी है। खेलने से हमारा शरीर, मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे लेखक खेल के संबंध में बातें किया है और खेल के बारे में जो खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारे देश का नाम विश्व में रोशन किया है, उनके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ विद्यार्थियों के खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए रचा गया। जो पाठ है विद्यार्थियों के अंदर खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए रखा गया है। इससे उन्हें खेल के विषय में जानकारी भी मिलेगी और इस पाठ के पढ़ने से आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे देश के ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे देश का नाम संपूर्ण विश्व में सबसे आगे रख दिया है। तो आइए नए उभरते सितारे नामक पाठ का सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक खिलाड़ी के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहला है आपका शब्दार्थ में अंतरराष्ट्रीय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय, अलग अलग राष्ट्रों के बीच, अलग अलग देशों के बीच जो खेल होता है उसे अंतरराष्ट्रीय खेल कहा जाता है। नंबर 2 है प्रतिभावान। प्रतिभावान मीन्स होता है योग्य। प्रतिभावान मीन्स योग्य, या खेल में हो या पढ़ने लिखने में हो और विभिन्न प्रकार की और कलाएं होती हैं, उसको योग्य बोला जाता है, प्रतिभावान। गौरवान्वित माने होता है सम्मानित करना, प्रतिष्ठित करना, हमारे देश का गौरव बढ़ाना। गौरवान्वित शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठित करना या सम्मानित करना, गर्व करना। कीर्तिमान, कारनामा। कीर्तिमान शब्द का अर्थ होता है कारनामा, अपने कार्यों के द्वारा अपने अच्छे कार्यों का प्रदर्शन करना कारनामा कहलाता है, कीर्तिमान कहलाता है। निशानेबाज, निशाना लगाने वाले, निशानेबाज, निशाना लगाने वाले। तो आइए इस पाठ को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं,
और उनके साथ साथ उनके विषय में विशेष जानकारी भी दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं नए उभरते सितारे, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे नए उभरते सितारे। तो मैंने बताया नए मीन्स होता है नया, उभरते मीन्स होता है आगे आने वाले, सितारे में चमकने वाले। कह रहे हैं नए उभरते सितारे, नए आगे आने वाले लोग, सितारे। यह पाठ में कुछ ऐसे खिलाड़ियों से अवगत कराता है, यह पाठ कुछ ऐसे खिलाड़ियों से अवगत कराता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करके नाम कमाया है और भारत को गौरवान्वित किया है। आइए मिलते हैं इन प्रतिभावान उभरते सितारों से, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। हिमा दास जी हैं, पीवी सिंधु हैं, मन्निका बत्रा हैं, ऐसे तमाम हमारे देश के खिलाड़ी हैं जो खेल जगत में हमारे देश का नाम सर्वप्रथम रखा है, सर्व ऊपर रखा है। अपने प्रतिभा के बल पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो उन खिलाड़ियों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले खिलाड़ियों में हिमा दास का नाम आता है। किसका नाम? हिमा दास का नाम आता है। तो देखिए कह रहा है 2018 के विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में, 2018 के विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली धाविका, धाविका मीन्स होता है दौड़ने वाली, हिमा दास कह रहा है कि 2018 के विश्व अंडर माने विश्व के बीच जो खेल हुआ था, जो प्रतियोगिताएं हुई थी, अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली धाविका माने दौड़ने वाली हिमा दास असम की रहने वाली हैं। यहाँ प्रश्न भी बनता है हिमा दास कहाँ की रहने वाली हैं? तो हिमा दास असम की रहने वाली हैं, इसका जवाब हो जाएगा। इनका जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नौगांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था। देखिएगा यहाँ पे भ्रम ना हो आप लोगों को। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नौगांव जिले का क्या नाम है? नौगांव जिला है। नौगांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इनके गांव का नाम है ढिंग गांव में हुआ था। अब इस पर भी प्रश्न बन जाएगा हिमा दास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा कि हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नौगांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था। हिमा एक बंगाली परिवार में जन्मी और उनके पिता एक किसान हैं। हिमा एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ है और इनके पिता एक किसान हैं। हिमा ने अपनी प्रारंभिक माने शुरुआत की शिक्षा गांव में ही पूरी की। 2017 में हिमा ने गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लिया। करा है 2017 में हिमा ने गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लिया और तभी उनके कोच निपुण दास ने उन्हें पहचाना। कहा कि हिमा 2017 में गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लिया और तभी उनके कोच निपुण दास ने उन्हें पहचाना। उन्हें पहचानने का मतलब है उनकी प्रतिभा को निपुण दास ने पहचान लिया। इस पर भी प्रश्न बन जाएगा हिमा दास के कोच का क्या नाम था? हिमा दास के कोच का नाम था निपुण दास। उन्होंने पहचाना और उन्होंने ही इनकी प्रतिभा देखकर इन्हें कोचिंग देनी आरंभ की। पहले हिमा ने
200 मीटर दौड़ की तैयारी की। पहले 200 मीटर दौड़ की तैयारी की, मगर माने लेकिन बाद में वह 400 मीटर में कामयाबी रही। कहा पहले तो 200 मीटर की दौड़ की तैयारी की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 400 मीटर में कामयाब रहे, 400 मीटर की तैयारी कर ली। फिर फिनलैंड विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में हिमा शुरू के 35 सेकंड में शीर्ष 3 में भी नहीं थी। शीर्ष 3 में माने फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 3 दौड़ने वाले थे उनमें भी ये नहीं थी। यह उनके दौड़ने की तकनीकी है। कहा कि फिनलैंड में जो विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ था, हिमा शुरू के 35 सेकंड में शीर्ष तीनों में भी नहीं थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड उनमें नहीं थी। यह उनके दौड़ने की तकनीक है। इस तरीके से वे उनकी दौड़ की कलाएं हैं। जब तक ट्रैक कर्व में रहता है, कर्व माने घुमाव, मोड़दार जब रहता है, तो जब तक ट्रैक कर्व में रहता है वह धीरे दौड़ती है, क्योंकि जहाँ पे मोड़ होगा सीधी सी बात है वहाँ तेजी से आप नहीं दौड़ पाओगे, और वहाँ अगर ज़्यादा तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट जाएगी और दौड़ नहीं पाओगी। तो इनके ये तकनीकी थी, कर्व में वे धीरे से दौड़ती थी। मगर आखिरी 100 मीटर में, जब लास्ट का आखिरी 100 मीटर में जब ट्रैक सीधा हो जाता है, जहाँ घुमाव नहीं होता, जहाँ मोड़ नहीं होता, तो वह अपना पूरा जोर लगाती हैं। तब हिमा दास अपना पूरा जोर लगाती हैं। यही फिनलैंड में हुआ। आखिरी 100 मीटर में सबसे आगे आकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर से देख लें इस लाइन को। कह रहा है कि यह उनके दौड़ने की तकनीक है कि जब तक ट्रैक कर्व में रहता, कर्व माने कर्व में रहता है, वह धीरे दौड़ती हैं। मगर आखिरी 100 मीटर में जब ट्रैक सीधा हो जाता है, जहाँ कोई मोड़ नहीं होता, तो वह अपना पूरा जोर लगाती हैं। यही फिनलैंड में हुआ। ऐसा उन्होंने फिनलैंड में ही किया। शुरू में उन्होंने सबसे पीछे माने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है उसमें उनका कोई नंबर नहीं था दौड़ने वाले, लेकिन जब ट्रैक सीधा हो जाता है, पहुंचने की दूरी मात्र 100 मीटर रह जाती है, तब वे अपने पूरे जोश होश के साथ दौड़ती हैं और आगे आती हैं। आखिरी 100 मीटर में सबसे आगे आकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जब फिनलैंड में यह ट्रैक सीधा हुआ और उन्होंने 100 मीटर में सबसे आगे आकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय हिमा ने 51 सेकंड का समय निकालकर टॉप पोजीशन ली। माने जो 3 शीर्ष पे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 51 सेकंड से कुछ ज़्यादा समय लगा करके इन तीनों से आगे हो गई। और फिर 52 सेकंड का समय निकालकर लगभग 52 सेकंड समय पूरा होते होते हिमा द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर, कहा 52 सेकंड का समय निकालकर टॉप किया। 52 सेकंड का समय पूरा होते होते वे टॉप नंबर पे आ गई। हिमा द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर वह समस्त देशवासियों की बधाई का पात्र बनी। हिमा ने जीत के बाद सबको धन्यवाद देते हुए कहा, विश्व जूनियर चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीतकर मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं सभी भारतीयों को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे हिमा दास ने जब विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तो उन्होंने बहुत खुशी महसूस की और समस्त भारतवासियों को धन्यवाद भी दिया। तो ये रहा हिमा दास के खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, इनके जन्म के बारे में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हिमा दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हिमा दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नौगांव जिले के ढेंग गांव में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन इस पर बन जाता है कि हिमा दास ने विश्व अंडर चैंपियन कहाँ बनी? फिनलैंड में। तो इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। नेक्स्ट है मन्निका बत्रा। कौन है? मन्निका बत्रा। तो मन्निका बत्रा किस खेल की खिलाड़ी हैं? इनका किस खेल से संबंध है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। मन्निका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। किस खेल की? टेबल टेनिस की। और हिमा दास किस खेल की खिलाड़ी थी? धाविका थी। दौड़ने में वे निपुण थी। तो हिमा दास दौड़ में और मन्निका बत्रा टेबल टेनिस। तो देखिए कह रहा है टेबल टेनिस की खिलाड़ी मन्निका बत्रा केवल 22 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की? 22 ईयर की हैं, वर्ष की हैं, जिन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता प्राप्त कर विश्व में विख्यात प्राप्त की है। फिर से देखें इस लाइन को। कह रहे हैं मन्निका बत्रा। मन्निका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी मन्निका बत्रा केवल 22 वर्ष की हैं, जिन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता पाकर विश्व में विख्यात प्राप्त की है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 21वें माने 21 राष्ट्रमंडल खेलों में अपने बेहतर खेल प्रदर्शन से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मन्निका ने अलग अलग इवेंट में पदक जीते और इतिहास की रचना की। राष्ट्रमंडल खेलों में इस प्रकार सफलता पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मन्निका बत्रा राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दिल्ली की रहने वाली मन्निका बत्रा कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की रहने वाली हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है कि मन्निका बत्रा कहाँ की रहने वाली हैं? तो मन्निका बत्रा दिल्ली की रहने वाली हैं। मन्निका बत्रा 3 भाई बहनों में से सबसे छोटी हैं। मन्निका ने 4 साल की उम्र से ही टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन बनेगा कि मन्निका बत्रा ने कितने वर्ष की उम्र से टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था? जिसका जवाब होगा 4 साल की उम्र से टेबल टेनिस खेलना मन्निका बत्रा ने शुरू कर दिया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में मन्निका ने महिलाओं की सिंगल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं की जो टीम इवेंट हुआ उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के डबल्स मुकाबले में रजत और मिक्स डबल में कांस्य पदक जीता। इस प्रकार मन्निका ने कुल 4 पदक जीता। क्वेश्चन बन जाएगा मन्निका ने कुल कितने पदक जीता? मन्निका बत्रा ने कुल 4 पदक जीता। इसमें कौन कौन से हैं? 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज जीते। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने मन्निका बत्रा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2018 में भारत सरकार ने
मन्निका बत्रा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? इस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। भारत सरकार ने मन्निका बत्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कि भारत सरकार ने 2018 में मन्निका बत्रा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट आते हैं मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में हम लोग जानेंगे। मनु भाकर किस खेल से संबंध रखते हैं और इनका जन्म कब हुआ है, इनके माता पिता क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मनु भाकर का जन्म, मनु भाकर का जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर शहर में हुआ। मनु भाकर का जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर शहर में हुआ। उनकी आयु केवल 16 वर्ष की है। उनकी मां का नाम सुमेधा है। मनु भाकर एक सफल निशानेबाज हैं। अभी हाल ही में प्रतियोगिता में मनु ने महिलाओं के लिए आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो देखिए, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। मनु भाकर का जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर शहर में हुआ। क्वेश्चन बनेगा मनु भाकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जवाब होगा मनु भाकर का जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर शहर में हुआ। उनकी आयु केवल 16 वर्ष की है। उनकी मां का नाम सुमेधा है। मनु भाकर की मां का नाम क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इसका जवाब होगा मनु भाकर की मां का नाम सुमेधा है। मनु भाकर एक सफल निशानेबाज है। इस प्रकार सा क्वेश्चन बन जाता है। मनु भाकर एक सफल क्या है? तो निशानेबाज हैं। अभी हाल ही में प्रतियोगिता में मनु ने महिलाओं के लिए आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मनु ने ISSF इवेंट में अन्य देशों की तुलना में भारत के रैंक को ऊपर पहुंचाया। मनु ने अन्य देशों की तुलना में भारत के रैंक को ऊपर पहुंचाया। मनु ने पूर्व ओलंपिक चैंपियन हीना सिंधु का रिकॉर्ड तोड़कर, पूर्व माने पहले के चैंपियन रहने वाली हीना सिंधु का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मनु ने मैक्सिको में अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया था। मनु ने मैक्सिको में अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि मनु भाकर ने किसका रिकॉर्ड तोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित किया? क्वेश्चन बनेगा तो इसका जवाब होगा हीना सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पीवी सिंधु के बारे में हम लोग जानते हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरुषुला वेंकट सिंधु है। क्वेश्चन आता है पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पुरुषुला वेंकट सिंधु, इनका पूरा नाम है। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता का नाम पीवी रमण तथा मां का नाम विजया है। करा है पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जवाब होगा पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरुषुला वेंकट सिंधु है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा पीवी सिंधु का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका जवाब होगा पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई
1995 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पीवी रमन तथा मां का नाम विजया है। और क्वेश्चन इस पर भी बनता है, पीवी सिंधु के माता पिता का क्या नाम था? पीवी सिंधु के माता पिता का नाम पीवी रमन और तथा मां का नाम विजया है। दोनों ही वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, पीवी सिंधु के माता पिता किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो दोनों ही इनके माता पिता वॉलीबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। वर्ष 2000 में पीवी रमन को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया में सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु के कोच पुल्लेला गोपीचंद हैं। पीवी सिंधु के कोच पुल्लेला गोपीचंद हैं। इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, पीवी सिंधु के कोच कौन है? पीवी सिंधु के कोच पुल्लेला गोपीचंद हैं। सिंधु ने 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना आरंभ कर दिया था। आज पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। करा है, बैडमिंटन खेलना आरंभ कर दिया था। आज पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। रियो 2016 में उन्होंने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन? कैरोलिना मरीन का डटकर सामना किया। यद्यपि स्वर्ण पदक उन्हें नहीं मिल पाया था, मगर फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाली कैरोलिना भाव विभोर होकर जब रोने लगी तो सिंधु ने उन्हें गले से लगाया और उनके रैकेट को सम्मान पूर्वक उठाया। हम सलाम करते हैं सिंधु की खेल भावना को। रियो ओलंपियस 2016 में सिंधु को रजत पदक मिला और उन्हें रजत कन्या नाम दिया गया। क्वेश्चन बनता है, पीवी सिंधु को क्या नाम दिया गया? पीवी सिंधु को रजत कन्या नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए आगे, गोल्ड कोस्ट में हुई राष्ट्रमंडल खेल 2018। गोल्ड कोस्ट में हुई राष्ट्रमंडल खेल 2018 में सिंधु ने मिक्स डबल टीम के साथ खेलकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। करा है, गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2018 में सिंधु ने मिक्सड टीम के साथ खेलकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब इसके बाद आता है नंबर प्रणव चोपड़ा। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रणव चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका खेल में प्रदर्शन कैसा रहा है? तो देखिए, प्रणव चोपड़ा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रणव चोपड़ा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम में सन 2007 में प्रवेश किया था। प्रणव ने 7 साल की आयु से रैकेट उठाकर बैडमिंटन खेलना आरंभ कर दिया था। उन्होंने अंडर 13 तथा अंडर 19 में खेला। अंडर 19 में एक साल में 9 टाइटल जीते। एक साल के अंदर इन्होंने 9 टाइटल जीते। प्रणव ने गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। लगातार 8 घंटे अभ्यास करते थे। प्रणव चोपड़ा लगातार 8 घंटे अभ्यास करते थे। सिंगल्स की बजाय डबल्स खेलना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अनेक प्रतियोगिताओं में प्रणव को अनेक पदक मिले थे। यूथ कॉमनवेल्थ
गेम्स में उन्हें अच्छी सफलता मिली। पुणे में उन्हें कांस्य पदक मिला, तेहरान में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल में प्रणव ने मिक्सड डबल्स में गोरदा रथविका के साथ मिलकर श्रीलंका की डबल्स टीम को हराया। उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित किया। अंत में भारतीय मिक्सअप डबल टीम ने श्रीलंका को 5 मैचेस में 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि मन्निका बत्रा, मनु भाकर, पीवी सिंधु, ये हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे सितारे हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम संपूर्ण विश्व में सबसे आगे रखा और हमारे देश के गौरव को बढ़ाया, हमारे देश की मर्यादा को बढ़ाया। और इनसे हमें ये सीख मिलती है कि किस प्रकार से लगातार परिश्रम करके खेल जगत में अपने नाम को आगे बढ़ाया और अपने नाम के साथ साथ अपने देश का भी सम्मान को बढ़ाया। तो इनके द्वारा हमको भी इस प्रकार से काम अगर करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं उनके उत्तर और प्रश्नों को। पीवी सिंधु जो दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, दूसरा पैराग्राफ में पीवी सिंधु के बारे में डिटेल दिया गया, उसी पैराग्राफ से ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए एक एक करके करा है। पीवी सिंधु किस खेल के खिलाड़ी हैं? पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 विकल्प दिया गया है। नंबर 1 है निशानेबाजी, नंबर 2 है दौड़, नंबर 3 है बैडमिंटन। जो विद्यार्थी इस पाठ को एक बार पढ़ेगा या इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेगा, जितने भी बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हैं उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा उनका उत्तर उन्हें दिमाग में आ ही जाएगा, ऑप्शन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन की है। क्वेश्चन नंबर 2 है करा पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 है फरीदाबाद और ऑप्शन नंबर 3 है साहिबाबाद। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो ऑप्शन नंबर या विकल्प नंबर क है वही आपका राइट हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है पीवी सिंधु के कोच हैं। पीवी सिंधु के कोच कौन हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गोपीनाथ, गोपी कृष्ण, गोपी चंद। तो आप लोगों ने जानते हैं पीवी सिंधु के कोच हैं गोपी चंद, जो विकल्प नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। रियो ओलंपिक्स 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? टाइम बाई पूछ रहा है 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन 3 दिए गए हैं। पहला है स्वर्ण, दूसरा है रजत, तीसरा है कांस्य। तो क्वेश्चन नंबर का जो विकल्प नंबर 2 है ख, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर जो ख है वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि 2016 में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है पीवी सिंधु के माता पिता किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बैडमिंटन, दूसरा है पहलवानी और तीसरा है वॉलीबॉल। तो कह रहा है पीवी सिंधु के माता पिता किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला बैडमिंटन, दूसरा पहलवानी, तीसरा वॉलीबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर ग आपका राइट उत्तर हो जाएगा, वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। तो आइए अब हम लोग भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले भाषा की बात में कुछ
परिभाषाएं दी गई हैं उनको समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो परिभाषा दी गई, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा इस तरीके से भी समझ सकते हैं, सार्थक शब्दों का समूह से वाक्य की रचना होती है। या बुक में जो लिखा वो भी आप याद कर सकते हैं, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। या ये कह सकते हैं सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। और रचना होती है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य, नंबर 2 है संयुक्त वाक्य और नंबर 3 है मिश्र वाक्य। तो इन तीनों वाक्यों की परिभाषा और पहचान अलग अलग है, मैं अभी बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। किसको सरल वाक्य कहते हैं? जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कहा मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और इसमें कोई उद्देश्य और विधेय अलग से नहीं है। सरल वाक्य एक साधारण वाक्य की तरह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। उदाहरण मैंने बताया, मैं बाजार जाता हूँ, ये सरल वाक्य है। जिस सरल वाक्य के अंदर किंतु, परंतु, अथवा शब्द लग कर के वाक्य को जहाँ पूरा किया जाएगा वहाँ पे सरल वाक्य नहीं होगा, बदल जाएगा, या तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा या तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सरल वाक्य एक साधारण वाक्य होता है, इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। तो आपकी स्क्रीन पे परिभाषा दिख रही है, सरल वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। और सीधी सीधी बात है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य एक सामान्य वाक्य की तरह होता है, इसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है। समझने की बात आप लोगों को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य की कुछ अलग से भी ट्रिक्स आती हैं, उनको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है उस परिभाषा को देख लेते हैं। 2 सार्थक वाक्यों को संयुक्त शब्द से ही लगता है कि इसमें 2 वाक्य क्या होंगे, जुटे होंगे। संयुक्त माने जुटना ही होता है। संयुक्त शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ऐसी बातें आ जाती हैं, संयुक्त माने जुटना होता है। वाक्य करा है 2 सार्थक वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। योजक शब्द क्या होते हैं? योजक शब्द आपने देखा होगा समास करते समय, माता च पिता च क्या है, योजक शब्द है। और क्या है, योजक शब्द है। तथा क्या है, योजक शब्द है। ऐसे जब वाक्य को पहला वाक्य दूसरे वाक्य से योजक चिन्हों के द्वारा जब जुटता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसमें बताया और, किंतु, परंतु, अथवा शब्द लग करके यदि वाक्य पूरा होता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है, जब किसी वाक्य में अथवा, किंतु, परंतु इसलिए आए और वाक्य इनके द्वारा पूरा हो तो ऐसे वाक्य को सरल वाक्य समझना चाहिए। तो बुक में लिखा गया है 2 सार्थक वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है, इसलिए ही ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि 2 वाक्यों का संयोग होता है। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताया, जिन वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु, अथवा शब्द जुड़ करके पूरा वाक्य कंप्लीट किया जाए, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा
जाता है। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस अलग आपका मिश्र वाक्य होता है। मिश्र माने मिला हुआ, संयुक्त माने जुटा हुआ होता है और मिश्र माने मिला हुआ होता है। संयुक्त माने जुटा हुआ होगा तो पता चलेगा, उसमें बंधन होगा, उसमें गांठें होंगी, वो दिखाई देगा संयुक्त। और मिश्र जब होगा तो एकदम से क्या करता है, मिल जाता है, वो अपने रूप को उसके साथ बदल लेता है, पता नहीं चलता, इसे हम कहते हैं मिश्र। संयुक्त जो होता है जुड़ा हुआ होता है, वो पता चलता रहता है, उसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं, तथा किंतु और परंतु इसके द्वारा वाक्य पूरा होता है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र एकदम पूर्ण रूप से क्या करता है, मिल जाता है, अपने रूप को बदल लेता है दूसरे के साथ, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देती। तो उसकी परिभाषा दी गई है कि मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये है जो आपका प्रधान वाक्य है, जो आपका प्रधान वाक्य है, उसका अर्थ, उसका संपूर्ण उपवाक्य का अर्थ जो है प्रधान वाक्य के ऊपर ही होगा। कह रहा है आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। प्रधान वाक्य के ऊपर जो दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा उसका अर्थ उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें भी एक छोटा सा चिन्ह लगता है कि क्योंकि, क्योंकि अगर किसी वाक्य में लगे हैं क्यों की और की, तो वहाँ पे समझ जाना मिश्र वाक्य होगा। तो आइए कुछ मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रचना के आधार पर उनके भेद लिखिए। रचना के आधार पर हम लोगों ने देखा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा मैंने बताया, सरल वाक्य एक साधारण वाक्य की तरह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। जैसे कहा मैं बाजार जाता हूँ, ये एक सरल वाक्य है। और फिर मिश्र संयुक्त वाक्य, संयुक्त माने जुटना होता है, मैंने बताया। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत किंतु परंतु अथवा और शब्द लग करके दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य की परिभाषा मैंने बताया कि प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित उपवाक्य का अर्थ का प्रभाव पड़ता है और इसके अंतर्गत क्योंकि और की चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब इस उदाहरण से हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा संयुक्त वाक्य, कौन सा सरल और कौन सा मिश्र वाक्य। करा है सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे। करा है सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे। ये क्या है, आपका फर्स्ट वाक्य है। और सफल गेंदबाज भी रहे। मैंने संयुक्त वाक्य बताते समय बताया था और किंतु परंतु अथवा जिन वाक्यों के मध्य मिलेगा वह वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। योजक चिन्हों के द्वारा संपूर्ण वाक्य को पूरा किया जाता है। कहा सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और सफल गेंदबाज भी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे और शब्द आया है, और शब्द लग करके पूरे वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। देखो सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे और सफल गेंदबाज भी रहे। और क्या कर रहा है, दोनों शब्दों को, दोनों पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आज मौसम साफ है। इसमें किंतु परंतु अथवा नहीं लगा हुआ है तो कौन सा वाक्य बन जाएगा, आपका सरल वाक्य बन जाएगा। मैंने परिभाषा में बताया सरल वाक्य साधारण वाक्य की तरह होता है। इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। आज मौसम साफ है, ये सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट है अध्यापिका ने कहा। अध्यापिका ने कहा कि शरारतियों को दंड दिया जाएगा। अध्यापिका ने कहा
कि शरारतियों को दंड दिया जाएगा। इसकी परिभाषा बताते हुए मैंने क्लियर कर दिया था कि आश्रित उपवाक्य के अर्थ का प्रभाव प्रधान वाक्य पे पड़ता है। ये तो आपकी बुक में लिखा था, लेकिन इसके लिए मैंने नियम बताया था कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत की और क्योंकि अगर कहीं पद के मध्य, वाक्यों के मध्य मिल रहा है तो हमें सीधा सीधा समझ लेना चाहिए यह मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे की शब्द आया है, की शब्द आ गया है, की वर्ण कह लो या की शब्द कह लो। अध्यापिका ने कहा कि शरारतियों को दंड दिया जाएगा, शरारतियों को दंड दिया जाएगा। ये आश्रित उपवाक्य है। अध्यापिका क्या है? प्रधान वाक्य है, और प्रधान वाक्य का अर्थ का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? अध्यापिका के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। विशेष आपको पहचानने में आसानी यही चिन्ह करेगा कि क्योंकि अगर लगा है तो वहाँ आप समझ लेना मिश्र वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य के लिए मैंने बताया किंतु, परंतु, अथवा और से वाक्य पूरा हो रहा हो तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा, और मिश्र वाक्य में की और क्योंकि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, सफलता की कुंजी है और कुंजी असफलता के तालों को खोलती है। कह रहा है परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है और कुंजी असफलता के ताले को खोलती है। यहाँ पे और शब्द आया है, आप देख रहे हैं और शब्द आया है। यहाँ इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को और क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। योजक चिन्हों के द्वारा क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसलिए इस वाक्य में कौन सा वाक्य बनेगा? संयुक्त वाक्य बनेगा। परिभाषा के अनुसार से हम चलेंगे तो क्लियर यहीं से दिख जाता है। यहाँ और आया है इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे, सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो, न तो इसमें किंतु है, न तो परंतु है, न तो अथवा है, न तो की है, न तो क्योंकि है। तो ये सीधी सीधी बात है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य साधारण वाक्य की तरह होता है, जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। क्या करना है? निर्देश के अनुसार हमें बदल देना है। दिया गया है, एक दिन तूफान आया और कई वृक्ष गिर गए। ये कौन सा वाक्य दिया गया है? संयुक्त वाक्य दिया है। क्यों संयुक्त वाक्य है? क्योंकि इसमें और शब्द आया है। तो इसको हमको बदलना किसमें है? सरल वाक्य में। किस वाक्य में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। तो इस सरल वाक्य में हमें बदलने के लिए इस वाक्य के अंतर्गत जो और चिन्ह है और को हमें हटाना पड़ेगा। तो बनेगा एक दिन तूफान आने से, एक दिन तूफान आने से कई वृक्ष गिर गए। तो एकदम साधारण वाक्य बन गया, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय और को हमने क्या किया? हटा दिया। तो बन गया साधारण वाक्य या सरल वाक्य बन गया। नेक्स्ट है, मेरे पास एक जापानी खिलौना है। मेरे पास एक जापानी खिलौना, ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसे बदलना किसमें है? मिश्र वाक्य में बदलना है। और मिश्र वाक्य में बदलने के लिए मैंने नियम बताया था कि मिश्र वाक्य वहीं होगा जहां पर क्यों की आएगा और प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य का अर्थ पड़ेगा, वहां मिश्र वाक्य होगा। इस तरीके से हम चेंज कर लेते हैं। ये दिया गया है हमारा साधारण वाक्य, इसे हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। तो देखो होता है, मेरे पास एक खिलौना है। मेरे पास एक खिलौना है जो कि ये की शब्द जो आपको दिख रहा है मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि जापानी है। कह रहा है मेरे पास एक खिलौना है जो कि जापानी है। नेक्स्ट देखिए, जो सदा सत्य बोलते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी नहीं डरते। कह रहा है जो सदा सत्य बोलते हैं
वे कभी नहीं डरते, वे कभी नहीं डरते। यहाँ पे ये आपका वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। इस संयुक्त वाक्य को हमें बदलना किसमें है? सरल वाक्य में। और सरल वाक्य में बदलने के लिए किंतु परंतु अथवा का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय को रखते हैं। तो आइए हम लोग बदल देते हैं। सत्य बोलने वाले कभी नहीं डरते, सत्य बोलने वाले कभी नहीं डरते। नेक्स्ट है, मेरे घर के पास एक विशाल मंदिर है। करा मेरे घर के पास एक विशाल मंदिर है, एक विशाल मंदिर है, ये सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य हमको बदलना किसमें है? मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए मैंने बताया था कि क्योंकि जो शब्द जोड़ करके मिश्र वाक्य की रचना की जाती है। तो देखिए करा है कि मेरे घर के पास जो मंदिर है वह बहुत विशाल है। जो शब्द आया, जो मंदिर है वह बहुत विशाल है। तो जो शब्द के द्वारा यहाँ जोड़ा गया तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, आप भोजन करके सो जाइए। आप भोजन करके सो जाइए सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हमको बदलना किसमें? संयुक्त वाक्य में। और संयुक्त वाक्य के लिए मैंने बताया था किंतु परंतु अथवा शब्दों को लगा करके संयुक्त वाक्य पूरा किया जाता है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? आप भोजन करिए और सो जाइए, और जोड़ देंगे तो इस संयुक्त वाक्य बन जाएगा आप भोजन करिए और सो जाइए। ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए, करा निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाइए। विशेष और विशेषण दो चीजें होती हैं, विशेष और विशेषण। तो इसको पहले जान लेते हैं, विशेष किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। विशेष जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं वो विशेष कहलाता है। जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं वह विशेष कहलाता है। जिसके द्वारा विशेष की विशेषता बताते हैं, जिसके द्वारा विशेष की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो विशेष और विशेषण दो चीजें होती हैं। तो देखिए करा है खेल। खेल का हमें क्या बनाना है? विशेषण। खेल से बन जाएगा इसका खिलाड़ी। खेल से खिलाड़ी। प्रतियोगिता, प्रतियोगी। स्वर्ण, स्वर्णमय। शहर, शहरी। राष्ट्र, राष्ट्रीय। सफलता, सफल। इस प्रकार से आपके ये भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर हमने कंप्लीट किया। इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखें और इसके साथ साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो आपका विशेषण, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य के उदाहरण दिए गए हैं उनको भी आप कंप्लीट कर लें इसी प्रकार से। और इनको एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विशेषण, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। धन्यवाद।